हेलो, नमस्कार, वणक्कम। मेरा नाम है सुधीर सहस्त्रनामन और आप देख रहे हैं सीबीएसई विद सुधीर। पूर्वी टेक्स्ट बुक, जो कि आपकी क्लास 8 की अंग्रेजी की पुस्तक है, उसका जो दूसरा यूनिट है, उसका दूसरा चैप्टर है एक कविता जिसका कि नाम है समबडीज मदर, यानी कि किसी की मां। ओके, तो ये एक काफी इमोशनल और भावुक कविता है जिसमें दया दया दिखाने पर जोर दिया गया है कि क्यों जरूरी है कि हम सभी के साथ एक तरह से काइंडनेस के साथ, एम्पैथी के साथ, केयर के साथ, लव एंड अफेक्शन के साथ बर्ताव करें, क्योंकि उससे सभी का फायदा होगा। अगर आप आज किसी की मदद करेंगे तो हो सकता है कि कल आपको या आपके किसी चाहने वाले को भी उसी तरह की मदद प्राप्त हो। ये बेसिक थीम है इस पर्टिकुलर कविता का। तो इस कविता में एक बूढ़ी औरत है जो कि मेन कैरेक्टर है। उनकी कहानी बताई जाती है कि क्योंकि वो सर्दियों के दिनों में, जबकि बर्फ पड़ रही है सड़क पर, सड़क को क्रॉस करने में वो डर रही हैं, हिचकिचा रही हैं और कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आता है। और आखिर में एक स्कूल का लड़का आता है जो उसकी उनकी मदद करता है, और क्योंकि उसको लगता है कि ये भी किसी की मां है, और उसी तरह से उस वृद्ध महिला को भी लगता है कि वो भी किसी का बेटा है जिसने मेरी आज मदद की, और उसके लिए वो दुआ करती है, उसके लिए वो प्रार्थना करती है। ओके, तो ये बेसिक कहानी है इस पर्टिकुलर कविता की। और अगर आप चाहते हैं कि वर्कबुक, तो आपके क्लास में, आपके स्कूल में आपके टीचर ने कोई ना कोई रिकमेंड की होगी, लेकिन ओसवाल बुक्स की वर्कबुक्स अवेलेबल हैं। लेकिन जो बुक मैं आपको कहने के लिए रिकमेंड करूंगा वो होगी क्वेश्चन बैंक, ओसवाल बुक्स की। इट इज दिस वन फॉर ऑल क्वेश्चन बैंक फॉर पूर्वी। दिस इज फॉर इंग्लिश क्लास 8। ओके, तो इसमें सभी चैप्टर्स के नोट्स दिए गए हैं, सभी चैप्टर्स के जितने भी एनसीईआरटी के प्रश्न हैं उनके उत्तर दिए गए हैं। इसके साथ साथ 2 प्रैक्टिस पेपर्स भी हैं एंड में। इसके साथ साथ और अलग से क्वेश्चन है, और सबसे खास बात यह है कि इसमें ग्रामर और राइटिंग स्किल्स का काफी सारा अभ्यास है, और इससे आपको काफी मदद मिलेगी। क्योंकि लिटरेचर का पोर्शन तो यहाँ पे किया जाएगा, वीडियोस ग्रामर के भी मैंने किए हैं, लेकिन अगर आपको उनका अभ्यास करना पड़ेगा तो उसके लिए इस क्वेश्चन बैंक की आवश्यकता पड़ेगी, और ये काफी आपको फायदेमंद होगी। तो इस किताब को आप खरीदिए ताकि इस ग्रामर बुक से आपको फायदा हो, इस राइटिंग स्किल से, जितने भी टॉपिक्स हैं। और अगर आप इसको अमेजॉन पे खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इसको ओसवाल बुक्स के वेबसाइट oswalbooks.com पर जाकर खरीदना चाहते हैं तो एक काम आप कर सकते हैं जिससे कि आपके पेरेंट्स का थोड़ा पैसा बचे। आप ये वाला, मेरा वाला ऑथर कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको 10% या उससे भी ज्यादा कुछ केसेस में ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, फ्री डिलीवरी मिलेगी आपके घर तक। तो ये आप कर सकते हैं। ओके, जरूरी सूचना समाप्त हुई। अब हम चलते हैं सीधे चैप्टर की तरफ। इसमें कुछ एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है जो कि आप कर लेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल ओपिनियन के बारे में बात करता है कि आपने कब मदद की, आपको कैसा लगा, आपने क्या किया, इत्यादि। ओके, तो यहां पर कुछ शब्द हैं जिसकी की आप उसका यूज इस्तेमाल करते हैं कुछ वृद्ध व्यक्ति के लिए, और कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं एक युवा व्यक्ति के लिए। तो जरा जल्दी से देख लेते हैं। तो सर्कल द वर्ड्स you would associate with an elderly person, okay, जिनकी आयु हो गई है 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, एक्सेट्रा। ओके, तो स्लो, क्योंकि वो धीरे से चलेंगे, ज्यादा घबराएंगे, उनके जो बॉडी का गेट होगा वो भी थोड़ा सा बेंट होगा, राइट। वो ज्यादा उनके हाथ थोड़े कांप सकते हैं क्योंकि वीकनेस आ जाती है शरीर में। ग्रे यानी कि बाल सफेद हो गए हैं। तो ये सारे वर्ड्स आप एक वृद्ध व्यक्ति के साथ एसोसिएट करेंगे। लेकिन ये बाकी जो शब्द हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग है यानी कि मजबूत, फर्म यानी कि कड़क, गाइड मतलब कि आप किसी की मदद करके उनको गाइड कर सकते हैं, मेरी मतलब खुशहाल, खुश रहना, हेल्पफुल यानी कि मदद करना, हेस्टनिंग यानी कि जल्दी से चलना। तो ये सारे शब्द आप किसी युवा व्यक्ति के साथ एसोसिएट करेंगे। अब ये 2 लाइनें हैं जो कि आपकी कविता की शुरुआत की लाइनें हैं, जिसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, रैगेड। ओके, अब रैगेड अब ऐसा एक शब्द है जिसका कि इस्तेमाल अलग अलग अर्थों के लिए अलग अलग वाक्यों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब यहां पर जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब है शैबी और पुराना, टॉन, फटा पुराना, और जो कि नया नहीं लगता, थोड़ा पुराना सा लगता है, तो उसको एक तरह से शैगी कहते हैं, रैगेड कहते हैं इस कविता में जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया है।
लेकिन रैगेड का इस्तेमाल अलग अलग अर्थों में भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप किसी बीच पर जाएं, जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश के बीच पर जाएं, राइट, किसी भी बीच, तो कहेंगे कि रैगेड कोस्टलाइन है, यानी कि काफी पत्थर है, एक तरह से इरेगुलर काइंड ऑफ अ कोस्टलाइन है, कि सीधी लाइन में नहीं जा रही है, ऐसे ऐसे आगे पीछे जा रही है, तो उसको रैगेड कोस्टलाइन कहेंगे। तो जो भी कोई स्मूथ ना हो, जो भी कोई रेगुलर ना हो, रैगेड ब्रीथिंग, वो सांस ले रहा है लेकिन सांस उसकी रेगुलर नहीं है, कभी जल्दी जल्दी लेता है, कभी धीरे धीरे लेता है, तो ये एक तरह की रैगेड ब्रीदिंग हो रही है। तो इस तरह से भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब हम चलते हैं कविता की तरफ। ज्यादा लंबी कविता नहीं है, लेकिन इसको हर शब्द को मैं समझाऊंगा, हर वाक्य को समझाऊंगा, हर दो दो लाइनें, जिसको कि हम इंग्लिश में कपलेट कहते हैं, COUPLET। तो उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा हर दो दो लाइनें। और ये इसका एक रिदम भी है, ग्रे डे, सो इट्स AABB काइंड ऑफ अ मीटर ऑफ द पोएम। The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of the winter's day। तो पहले ही हमारी मुलाकात होती है इस वृद्ध महिला से, और यह भी बताया गया है कि उस समय पर काफी ठंड थी, काफी सर्दी का मौसम था। सो बूढ़ी औरत, पुरानी, फटी और सफेद, उसके बाल सफेद थे, तो उस तरह का उसका देखने से उसको किसी को भी यही पता चलता था कि एक तो वृद्ध महिला है, पुराने कपड़े पहने हैं और उनके बाल पूरे सफेद हैं। एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। बेंट का मतलब झुकी हुई, यानी कि वो सीधी नहीं चलती है, थोड़ी सी झुक कर चलती है। तो कहने का मतलब है, ये पंक्तियां हमें बताती हैं इस बूढ़ी औरत के बारे में, और उनकी कमजोर हालत को दर्शाती है, और ठंड से उनको काफी परेशानी हो रही है, इसीलिए वो थोड़ी सी झुकी हुई है। तो चिल का मतलब समझ में आता है कि बहुत ही ज्यादा कड़ाके की ठंड है इस सर्दी वाले दिन पे। ओके, द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रीसेंट स्नो एंड द वुमेन्स फीट वर एजेड एंड स्नो। अब दूसरे कपलेट में हमें उस वहां के माहौल के बारे में, वहां के वातावरण के बारे में और भी ज्यादा जानकारी दी गई है। ओके, तो ये कहा गया है कि जो सड़क थी, ओके, उसमें हाल ही में क्या कहते हैं, बर्फ गिरी थी। तो बर्फ की वजह से सड़क पूरी की पूरी गीली थी। रीसेंट मतलब हाल ही में, अभी कुछ ही देर पहले बर्फ गिरी थी। और जहां तक उस वृद्ध महिला के पैरों का सवाल है, वो सब पता चलता है कि काफी बूढ़े हो गए हैं, तो पैरों को देख के भी ये पता चल जाता है कि इनकी आयु काफी हो गई है, और इस वजह से वो धीरे धीरे ही चलती हैं। तो सड़क खतरनाक है क्योंकि फिसलन हो सकती है, क्योंकि उस पर बर्फ गिरी है। बर्फ जब गिरती है और थोड़ी सी पिघल जाती है, तो इसका मतलब पानी आ गया है, तो पानी की वजह से वो फिसल कर गिर सकती है। तो इसलिए वो सड़क खतरनाक हो सकती है अगर वृद्ध महिला उसको क्रॉस करे तो, राइट, तो फिसलन है। और बूढ़ी औरत अपने बूढ़े कदमों के कारण अकेले वहां सुरक्षित नहीं चल सकती है, राइट, क्योंकि वो धीरे धीरे चलती है। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग, alone, uncared for amid the throng। इसमें काफी इंपॉर्टेंट शब्द दिए गए हैं कि वो अकेली है, उनके साथ और कोई नहीं है। अनकेयर्ड फॉर मतलब उनकी कोई परवाह नहीं करता, उनकी कोई देखभाल नहीं करता, इसके बावजूद कि वहां पर काफी भीड़ है। थ्रॉन्ग का मतलब होता है भीड़, काफी सारे लोग हैं, लेकिन जैसे हमें मेरे थंबनेल में मैंने बनाया है, आसपास काफी सारे लोग हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता है सड़क को पार करने में। तो इसलिए वो क्रॉसिंग पर खड़ी हुई है और लंबे समय तक रुकी हुई है। वेटेड लॉन्ग, लंबे समय तक रुकी हुई है अकेले, और उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, और भीड़ के बीच में खड़ी है, उसके बावजूद भी उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं आता है। ओके, नाउ couplet number 4, of human beings who passed her by nor heeded the glance of her anxious eyes। so यहां पर anxious का मतलब है चिंतित, कि उनके आंखों में काफी चिंता दिख रही है, राइट। इसके साथ साथ heeded का मतलब है ध्यान देना, कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि लोग उनको अनदेखा करके ही निकल जाते हैं, कोई इस बात की परवाह नहीं करता है कि देखो एक वृद्ध महिला वहां पर खड़ी है जिनको मदद की जरूरत है, लेकिन वो सब अपने काम से में मशरूफ है, कोई भी परवाह नहीं करता है। जैसे मैंने कहा, आप थंबनेल को देखिए, आपको थंबनेल देखने से आपको साफ पता चल जाएगा कि किस तरह का दृश्य आपको इमेजिन करना है अपने दिमाग में, राइट। तो कई सारे लोग वहां से उनके आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन कोई भी उनकी चिंतित भरी आंखों की तरफ देखता नहीं है, उसकी परवाह नहीं करता है। डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट। अब यहां पर एक और घटना होती है, क्योंकि सड़क, उसी सड़क पर कुछ दूर, 2-3 बिल्डिंग दूर करके, डाउन द स्ट्रीट मतलब उसी सड़क पर
थोड़े बिल्डिंग्स छोड़कर वहां से खुशी का वातावरण पता चलता है। काफी हंसी की आवाज सुनाई पड़ती है, बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है, क्योंकि उसी समय पर स्कूल के छूटने का टाइम हो गया है। तो जब स्कूल के छूटने का टाइम हो जाता है तो आप इस बात से पूरी तरह वाकिफ होंगे। तो एक तरह से खुशी का माहौल होता है जब दिन के 2, ढाई, 3, साढ़े 3 बजते हैं, जब भी आपका स्कूल छूटता होगा। तो अब एक एक वेरी लाइवली एटमॉस्फेयर के बारे में पता चलता है। तो स्कूल से आजाद बच्चों की खुशी जो बूढ़ी औरत की परेशानी के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि उनके आंखों में चिंता नजर आ रही है, वो काफी परेशान है। लेकिन इस परेशानी से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में आप देखें तो ये पूरी तरह से खुशी का माहौल या वातावरण है, जहां तक बच्चों का सवाल है। तो इस कॉन्ट्रास्ट के बारे में भी आपसे प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे कि ऑन वन हैंड शी इज द वरीड पर्सन and on the other hand there is the school students who are obviously very happy, so this is in contrast with each other. अगर आपको अंग्रेजी में अगर आप एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो आपको मदद मिलेगी कि आप उसी शब्दों का इस्तेमाल अपने आंसर्स में कर सके। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आपको हिंदी में समझने में ज्यादा सहूलियत है तो पहले आप कविता को समझ लीजिए, लेकिन किन शब्दों का इस्तेमाल आपको अपने उत्तरों में लिखना है उसके लिए आप इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन एक बार ही पढ़ लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि कोई टेस्ट पेपर्स भी रिलीज करूं, लेकिन अगर वो नहीं भी होता है फिर भी अगर आप उस इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को जल्दी से सुन लेंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी और आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, नाउ दूसरी बात, आगे चलते हैं। Came the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. Now, छठे कपलेट में कहा जाता है कि बच्चे भेड़ के झुंड की तरह। अब भेड़ भेड़ और भेड़िया कैसे चलते हैं, राइट? भेड़िया तो कुछ और होता है, भेड़ ओके, यानी कि बकरी वगैरह, उनकी हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। ये एक फ्रेज है जो कि आप शायद अभी नहीं तो बाद में तो यूज करेंगे। हर्ड मेंटालिटी का मतलब होता है अगर आप किसी भी बकरी या भेड़ को देखें तो वो एक ही लाइन में चलता है, जो उसके आगे का बकरी या आगे का भेड़ चलता है उसी तरह से पीछे पीछे चलता रहता है, वो अपना दिमाग नहीं लगाता है। तो यहां पर बच्चे भी एक साथ भीड़ में एक ही दिशा में चले आ रहे हैं, राइट? हेलिंग द स्नो, हेलिंग का मतलब है खुश होकर अभिवादन करना, यानी कि खुश होकर देखो बर्फ गिरी है, मजा आ गया, बर्फ के साथ खेल सकते हैं। तो एक तरह का खुशी का माहौल है, क्योंकि वो बर्फ को देखकर काफी खुश होते हैं। और जो बर्फ है वो सड़क पर गिरी है, पूरी तरह से सफेद है और काफी संख्या में बर्फ वहां पर उस सड़क पर गिरी है। तो बच्चे अपने खेल में व्यस्त हैं और बूढ़ी औरत की मुश्किल की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। पास्ट दी वुमन सो ओल्ड एंड ग्रे, और वो उस औरत के आगे निकल जाते हैं जो पूरी तरह से बूढ़ी है, उनके बाल पूरी तरह से सफेद हैं। हेसन द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, हेसन का मतलब जल्दी 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 करना। सो बच्चे भी बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं, जिससे दिखाई देता है कि वो भी उनकी परेशानी को अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि बड़े लोग कर रहे थे स्कूल के छूटने के समय से पहले। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। ओके, नॉर ऑफ किसी, मेरा फंडा बड़ा क्लियर है, मैं जो भी समझाता हूं मैं डिटेल में समझाता हूं ताकि कोई भी उसके बाद डाउट ना रहे। जितना डिटेल में समझाओ उतने बेहतर आंसर्स आप लिख सकते हैं। तो मकसद वही है कि जब आप एग्जाम में जाएं, एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, तो आपके आंसर्स सबसे बेस्ट हो, बेटर, बेहतरीन आंसर्स हो सभी से ज्यादा। ओके, नॉर ऑफर्ड ए हेल्पिंग हैंड टू हर, सो मीक सो टिमिड अफ्रेड टू स्टर। नाउ मीक का मतलब होता है थोड़ा सा डरा हुआ, थोड़ा शांत किस्म का व्यक्ति। ओके, क्योंकि वो उस तरह की है, डरी हुई है। टिमिड का मतलब भी डरपोक, थोड़ा डरी हुई। हालांकि डरपोक एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है, लेकिन यहां पर क्योंकि उनकी आयु हो गई है उसकी वजह से वो थोड़ी सी डरी हुई है उस सड़क को पार करने में, क्योंकि ठंडी का मौसम था और बर्फ गिरी हुई थी। अफ्रेड टू स्टर, अफ्रेड टू स्टर मतलब वो अपने आप को सुरक्षित रखने के चक्कर में हिलने में भी थोड़ी सी डर रही थी। तो वे ये शांत और एक तरह से डरी हुई लग रही थी, और उनकी मदद किसी ने भी नहीं की, किसी भी विद्यार्थी ने उस वृद्ध महिला की मदद नहीं की। लेस द कैरेज व्हील्स, अब क्यों वो डरी हुई है? Lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street. तो उनको डर इस बात का था कि लेस्ट का मतलब होता है ताकि कोई बुरी घटना ना हो। लेस्ट का मतलब हमेशा इस किस्म में इस्तेमाल होता है कि लेस्ट दिस शुड हैपन। मैं आपको उदाहरण देता हूं।
क्लोज द फ्रंट डोर लेस्ट एनी थीफ गेट इनटू द हाउस, कि जो फ्रंट डोर है आपके घर का उसको बंद करो, नहीं तो कोई चोर आ सकता है, राइट, या कोई जानवर आ सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो उस किस्म में लेस्ट का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर उनको डर इस बात का था कि कोई सड़क पर चलती हुई गाड़ी के पहियों के नीचे वो आ सकती हैं, या घोड़ों के टांगों के नीचे, पैरों के नीचे वो आ सकती हैं उस फिसलन वाली सड़क पर। तो इस वजह से वो दुर्घटना से डरी हुई थी, सहमी हुई थी। At last came one of the merry troop, the gayest laddie of all the group. Now, लैडी का मतलब होता है लड़का। ये स्कॉटलैंड में लैड को लैडी कहते हैं। स्कॉटलैंड जो कि इंग्लैंड के ऊपर है, वहां पर इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। गेस्ट का मतलब है सबसे खुश, ओके, सबसे ज्यादा खुश। मेरी का मतलब खुश। तो खुश, पूरा जो वो गुट था, बच्चों का जो गुट था वो काफी खुश मिजाज था, लेकिन उनमें भी सबसे खुश ये लड़का था, ओके। एट लास्ट के, वो सबसे आखिर में आया इस पर्टिकुलर खुश मिजाज ग्रुप में। ही पॉज्ड बिसाइड हर। अब उसने इस वृद्ध महिला की तरफ ध्यान दिया और उनकी तरफ देखकर रुका और धीरे से बोला कि मैं आपको सड़क पार करने में मदद करता हूं, अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं तो, चाहती हैं तो उसने मदद की पेशकश की कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, राइट। तो उसके बाद her aged hand on his strong young arm, she placed and so without hurt or arm or harm. Okay, तो उनका जो हाथ था, उनकी आयु हो गई थी, तो जब आप किसी 60, 70, 80 साल के व्यक्ति के हाथ देखेंगे तो आप देखेंगे उनके हाथ में काफी झुर्रियां हो जाती हैं, एक तरह से रिंकल्स बहुत हो जाते हैं, ज्यादा शक्ति नहीं होती, तो थोड़ा सा कांपने भी लगता है हाथ, राइट। Whereas a young person's hand will be very steady and the skin will be more tight. The skin of an old person is generally a little loose and wrinkled. Her aged hand on his strong young arm. तो यहां पर ओल्ड और यंग के फिजिकल फीचर्स को कॉन्ट्रास्ट किया गया है कि उनका हाथ ऐसा है, उस लड़के का हाथ ऐसा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में भी आप ध्यान दीजिए। और उन्होंने उनके उनके ऊपर हाथ रखा, उसके हाथ को पकड़ा ताकि वो उसके सहारे रोड को पार कर सके, ताकि उनको किसी तरह की चोट ना लगे या किसी तरह का उनको हार्म ना पहुंचे। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने युवा की शक्ति से बूढ़ी औरत को काफी सुरक्षा मिलती है, उनको वो काफी सुरक्षित अपने आप को महसूस करती है। उनकी बाह पर उन्होंने अपना हाथ रखा। ही गाइडेड द ट्रेम्बलिंग फीट अलोंग। अब देखिए कि अब उनके पैर भी एक तरह से कांप रहे हैं, ओके। और उस लड़के को अपने पैरों पर गर्व हुआ कि उसके खुद के पैर काफी बिल्कुल स्टेडी थे और उनमें काफी शक्ति थी। ऑब्वियसली छोटा लड़का है, राइट, तो ऑब्वियसली काफी शक्ति थी। उसके हाथ पैर बिल्कुल भी कांप नहीं रहे थे, बिल्कुल मजबूत थे। सो बूढ़ी औरत कमजोर थी, बल्कि जबकि लड़का बिल्कुल मजबूत था उसके शरीर में। तो सुरक्षा और एक तरह का संतोष के बारे में बताया गया है कि वो काफी सुरक्षित महसूस करती हैं जब वो उसकी बाह को पकड़कर रोड क्रॉस करती हैं। और जैसे ही रोड क्रॉस करती हैं, बच्चा वापस आता है और अपने दोस्तों के पास वापस जाकर मिल जाता है और उसका दिल काफी खुश है। अभी उस समय पर उसको काफी खुशी महसूस हो रही है। हमेशा लगता है ना कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करें, हाँ, दूसरा व्यक्ति तो खुश होगा ही कि देखो इस दयालु व्यक्ति ने मेरी मदद की। उसके साथ और आप हमेशा ये पाएंगे आपको भी एक अंदरूनी खुशी महसूस होती है, राइट, कि आपको भी लगता है कि मैंने किसी जरूरतमंद की मैंने आज मदद की, तो उससे आपको भी खुशी मिलती है। और ये एक जिंदगी व्यतीत करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप खुशी बांटते चलो, आप दूसरों की तरफ दया की नजर से देखो। तो ये क्या होता है कि आप यूनिवर्स में ये आप कर रहे हैं तो कोई और व्यक्ति आपको आके मदद करेगा, और यही इस पोएम में, कविता में बताया भी गया है। तो वो फिर अपने दोस्तों के पास लौट गया और उसका जो युवा दिल था, राइट, हिज यंग हार्ट, मतलब उसका जो युवा दिल था काफी खुश था और संतुष्ट था। कंटेंट का मतलब काफी खुश था, संतुष्ट था, ओके। खुश तो हो गया, ये खुश तो बहुत हो गया। शी इज समबडीज मदर बॉयज यू नो फॉर ऑल शी इज एजेड एंड पुअर एंड स्लो। और वो कहता है अपने दोस्तों से वह किसी की माँ है। और यहीं से हमारे को इस कविता का टाइटल भी मिलता है, यहां से इस कविता का टाइटल भी मिलता है, समबडीज मदर,
कि वो भी किसी की माँ है, राइट? वो भी किसी की माँ है। दोस्तों आप जानते हैं, भले ही वो बूढ़ी है, भले ही वो गरीब है, और भले ही वो धीमी गति से चलती है, राइट? तो ये सब ठीक है कि उनकी उम्र हो गई है, वो काफी गरीब है और काफी धीमी गति से चलती है, लेकिन सबसे अहम, सबसे जरूरी बात यह है कि वो किसी की माँ है, राइट? उस बात पर हमको गौर करना चाहिए। एंड आई होप सम फेलो विल लेंड अ हैंड टू हेल्प माय मदर, यू अंडरस्टैंड। और उस बच्चे की मैच्योरिटी को देखिए और उसकी सराहना कीजिए। वो कहता है कि जिस तरह से ये किसी की माँ है, उसी तरह से, और जिसकी मदद मैंने की, उसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि कोई मेरी मदद, मेरी माँ की भी मदद करेगा जब उनको मदद की जरूरत होगी। लेंड ए हैंड का मतलब होता है लेंड ए हेल्पिंग हैंड, यानी कि किसी की मदद करना। इस मुहावरे का अर्थ समझिए, क्योंकि इस मुहावरे को लेकर आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि बताओ बताओ इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो लेंड ए हैंड या लेंड ए हेल्पिंग हैंड का मतलब होता है कि आप किसी की मदद करें। ओ ही वॉज कैरिंग 3 सूटकेसेस सो आई लेंट ए हैंड, यानी कि मैंने मदद की और 1 या 2 सूटकेस मैंने कैरी किए ताकि उनको ज्यादा दिक्कत ना हो 3-3 सूटकेस को एक साथ ले जाने में, राइट? तो इसका, इसमें आप इस्तेमाल करेंगे टू लेंड ए हैंड। ओके, पास्ट टेंस में लेंट ए हैंड हो जाएगा, राइट? तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी माँ की मदद भी कोई करेगा जब उनको मदद की जरूरत होगी। इफ एवर शी इज पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे, कि अगर वो कभी भी गरीब या कभी भी उनकी उम्र हो जाए और उनके बाल सफेद हो जाए, और जब उनका खुद का लड़का उनके आसपास ना हो, तो मैं उम्मीद करूंगा कि कोई और लड़का उनकी मदद करेगा, राइट? तो ये दिखलाता है कि बेसिकली जो दया की जो भावना है सभी के लिए जरूरी है, कि अगर आप किसी व्यक्ति की आज मदद करेंगे तो हो सकता है कि आपके पिता, आपकी माँ की मदद कोई और करेगा। और यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि कई सारे क्लास 6 के स्टूडेंट्स, क्लास 7 के स्टूडेंट्स, क्लास 8 के स्टूडेंट्स, 10th और 12th की तो होती है बात, राइट? यूट्यूब में कमेंट्स में या स्कूल में टीचर्स के बारे में वगैरह, जो कि उनसे काफी बड़े हैं, जो कि उनको शिक्षा दे रहे हैं, इतने खराब खराब कमेंट्स लिखते हैं। तो मैं सिर्फ एक बात को सोचता हूं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, अगर ज्यादा खराब हो मैं ब्लॉक करता हूं, तो इसका मतलब जिंदगी भर मेरे को उनका कमेंट्स को देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब भी आप इस तरह का कोई खराब या गंदा कमेंट किसी के बारे में लिखते हैं, टीचर हो या अपने दोस्त के बारे में भी लिखें, आप ये सोचिए कि आपको कैसा लगेगा कि अगर आपके फादर, आपकी मदर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ब्रदर, आपकी सिस्टर को कोई इस तरह से गलत बात लिखे, तो आपको कैसा लगेगा? इस बात को सोचिए, और उसके बाद भी अगर आपको लगे कि मैं इसको गाली दूंगा, तो ये आपकी मर्जी है, राइट? और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आता, यूट्यूब पे कंटेंट फ्री मिलता है, फ्री में कोई व्यक्ति आपको फ्री में ज्ञान पढ़ा रहा है, राइट? उसको गाली देने का मतलब क्या है? पसंद नहीं है या आई आपको समझ में नहीं आए, तो किसी और का वीडियो देख लो, काम खत्म। अब उसको, बिकॉज मैं हमेशा ये कहता हूं, हर व्यक्ति जो यूट्यूब पर यहाँ पे पढ़ा रहा है, वो हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाऊं। हो सकता है जैसे विराट कोहली हर मैच में सेंचुरी नहीं मारता है, कुछ मैच में वो 10 रन पर आउट हो जाता है, कुछ मैचेस में वो सिर्फ 50 रन बनाता है, लेकिन कुछ मैच में वो 200 भी बना सकता है। तो हो सकता है कुछ वीडियो इतना बढ़िया ना बने, कुछ वीडियो सबसे अच्छा बढ़िया बने, राइट? तो लेकिन उसके लिए किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है। तो इस बात पर जरा ध्यान दीजिए, हमेशा ये सोचिए, मेरे फादर को अगर इस तरह से कोई गाली दे, मेरी मदर को कोई इस तरह से गाली दे, तो मुझे कैसा लगेगा? अगर वो आपको एक्सेप्टेबल है कि चलता है, हाँ मेरे फादर को गाली दे दो, मेरी मदर को गाली दे दो, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ठीक है, फिर आप आजाद हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सोचने की बात है, राइट? एंड somebody's mother bowed, and if ever, okay, and somebody's mother bowed lower head। अब यहां से यहां का किस्सा खत्म हुआ। अब कट करते हैं वापस उस वृद्ध महिला की तरफ जो अपने घर पहुंच गई है। ओके, वो अपने घर पहुंच गई है। तो somebody's mother का मतलब है, somebody's mother यानी कि वो वृद्ध महिला जिनका कि नाम somebody's mother रखा है उस लड़के ने, राइट? तो अभी उनका शीर्षक somebody's mother के रूप में कवित्री बोल रही हैं। तो कहती हैं कि उन्होंने अपने घर में प्रार्थना की और अपना सर झुकाया और एक प्रार्थना की, किसके लिए? उस लड़के के लिए, राइट? तो औरत अभी एक तरह से आभारी है, ग्रैटिट्यूड है। एंड ग्रैटिट्यूड को मैं हमेशा कहता हूं ये विटामिन जी होता है, कि आपको हमेशा दूसरे के लिए ग्रेटफुल होते हैं, किसी के लिए नहीं तो एटलीस्ट भगवान के लिए, कोई भी ईश्वर की आप प्रार्थना करते हो,
को आप मानते हो, अपने माता पिता, अपने टीचर्स की तरफ ग्रैटिट्यूड कीजिए कि मुझे इतना कुछ दिया जा रहा है, राइट? यू आर बोर्न इन ए गुड फैमिली, जिसकी वजह से आपको शिक्षा मिल रही है एक अच्छे स्कूल में, राइट? उससे आपको कितनी मदद मिल रही है, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जिनको ये सब सहूलियतें नहीं मिलती हैं। एंड समबडीज मदर, उन्होंने प्रार्थना की क्योंकि वो आभारी थी कि जिस तरह की मदद उस बच्चे ने उनकी की उस दिन, और प्रार्थना की, वॉज गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय। तो नोबल का मतलब है नेक बच्चा, ओके? नेक बच्चा, उच्च चरित्र वाला, काफी चरित्रवान है। तो मैं प्रार्थना करूंगी कि भगवान दया दिखाए उस नेक बच्चे को, क्योंकि वो किसी का बेटा है, क्योंकि वो किसी का बेटा है, और उसमें पूरी तरह से एक तरह की सम्मान की भावना है, खुशी की भावना है, और एक तरह से काफी सहानुभूति है, राइट? तो वो उस बात को अप्रिशिएट करती हैं कि भगवान, उस व्यक्ति को, उस बच्चे को भी आप दया दिखाना, और क्योंकि वो भी किसी का बेटा है और पूरी तरह से एक सम्मानित बच्चा है, राइट? तो इसके साथ साथ ये कविता यहां पर खत्म होती है, जो कि लिखी गई है मेरी डो ब्राइन ने। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कविता आपको पूरी तरह से समझ में आ गई। जैसे मैंने कहा, अगर आप स्पेसिफिक शब्दों को यूज करना चाहते हैं तो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को जल्दी जल्दी एक बार सुन लीजिए, ताकि आप उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल अपने उत्तर में भी कर सके। ओके, अगले चैप्टर में मिलेंगे इस यूनिट के, ये दूसरा वाला है ना, हाँ, तीसरे चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।